मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ऊपर जो है रिकॉर्डिंग की टाइमिंग चल रही होगी सबकी स्क्रीन पे। और जिसने भी कुछ बोलना है तो उधर से अनम्यूट करके पूछ लेना है एक बार, ठीक है। और उसके बाद में फिर म्यूट ही रखना है माइक को। उसकी वजह से भी डिस्टरबेंस होता है, अगर कोई हैंड फ्री लोकल वगैरह लगी होगी तो माइक जो है वहां से डबल आवाज आती है माइक से, ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये ऐप के फीचर जान लेते हैं। जो टीचमिंट की जो ऐप है, आपके लैपटॉप पे लॉगिन है या फ़ोन पे लॉगिन है, तो उसके अंदर इस तरीके का कुछ आएगा यहाँ पे नज़र आपको। ओवरव्यू में जाने के बाद जो आपने हाँ, वहाँ पे सामने क्लास देख रहे होंगे, उस क्लास पे जब क्लिक करोगे तो उसमें यहाँ पे देखो ये लेक्चर, अटेंडेंस, टाइम टेबल, ये सब कुछ आ रहा लिखा हुआ स्टडी मटेरियल। इसी में यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स का भी ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं एक पुरानी क्लास को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। इसी में रिकॉर्डिंग का भी आता है। तो आपके उसमें ऐप में दिखाई देगी रिकॉर्डिंग, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जब आप क्लिक करोगे या ये लेक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिकॉर्डिंग्स में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये पड़े हुए लेक्चर इस तरीके से आपके पास ये सेव हो जाएगी। यानी कि जब हम क्लास को ख़त्म करेंगे उसके बाद 12 बजे के बाद या 15-20 मिनट के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग आके इस तरीके से वहाँ पे दिखाई देगी। तो वहाँ से आप कभी भी प्ले कर सकते हो उसको। और दूसरी बात, जब आपने इसको प्ले करना है और रिकॉर्डिंग को आपने रखनी है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जैसे आप इसमें प्ले वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से चलेगी। अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी में, डेस्कटॉप में आपने लॉगिन करना है और उसके बाद जब ये क्लास प्ले हो जाए तो ठीक है, आईडीएम रिकॉर्डिंग स्टार्ट पहले हो से गई है। इंस्टॉल करके रखना है। मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर आता है उसमें आपने आईडीएम डाउनलोड करना है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। और उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड होता है आईडीएम का। वो दोनों चीज करके रीस्टार्ट करना है ब्राउजर को रीस्टार्ट करने के बाद ये वाली क्लास इसी तरीके से आपने लॉगिन करके प्ले करनी है। जब आप प्ले करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस जगह में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जब आप बिल्कुल। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पे आपका वहाँ पे वो शो करेगा और डाउनलोड हो जाएगी वो रिकॉर्डिंग आपकी। डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे वीडियो वाले फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। तो आप उसको हमेशा के लिए अपने पास रख भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो 90 डेज के आसपास इस पे रहती हैं, ऊपर भी रहती हैं कई बार। लेकिन आपने ज़्यादा वेट नहीं करना, अपनी रिकॉर्डिंग सेव करके रखनी है अपने पास, ठीक है ना। 3 महीने तो कहीं जाती नहीं है वैसे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से इसको सेव करनी है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये इसके बारे में जो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया। हम्म। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है, स्क्रीन पे मुझे बता देना सब कुछ शो हो रहा ना, ये व्हाइट बोर्ड वगैरह। एक कोई भी जो है ना, एक बंदा हाँ ना कुछ यस करके मुझे बता देना, है ना। क्योंकि अभी वो बैकग्राउंड में चला गया वो पीछे चैट बॉक्स। ये स्क्रीन शो हो रही है ना सबको, व्हाइट वाली। हेलो, हेलो। ये व्हाइट बोर्ड आपको सबको शो हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भाई वैसे तो सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सबको कुछ ना कुछ आता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बोर्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ, मदर बोर्ड बॉर्नियो के अंदर, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स के बारे में पूछूंगा तो ये एक एक करके मुझे जवाब दे देना। बस मैं नाम बोलूँगा, वो मुझे बता देना कि भाई ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है। एक कोई भी मदरबोर्ड में खोल लेता हूँ। जैसे मैं खोलता हूँ इसमें आपका रेडमी में ही देख लेते हैं, कोई रेडमी 5 प्लस खोल लेते हैं, ठीक है।
सब कुछ करप्ट दिखा रहा है आज तो बॉन्ड में। एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको बॉन्डियो को। कई बार सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से भी जो है ना ये करप्ट दिखाता है पीडीएफ। थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। चलो ये देख लेते हैं। बिग अटैक वाला है ये। रेडमी नोट 10s। ठीक है। अब मुझे कोई मुझे बताओ आप में से विशाल, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो विशाल, कोई जवाब नहीं आया। हेलो सुमित, आवाज आ रही है आपको? आप बताओ ये क्या लगे हुए, बताओ आप एक बार, इनको क्या बोलते हैं? हेलो हेलो सुमित भाई आशु भाई, बोल के बताओ मेरे को। हाँ जी। ये येलो वाले ये इनको क्या बोलते हैं बताओ, जिसपे कर्सर है मेरा ये। जो भी कुछ समझ में आ रहा है वही बता देना आप मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, सही तो मैं करा दूंगा इसको। कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर है नहीं। ठीक है। और ये इसके नीचे ये हम्म ब्लैक वाली, ये आपकी है रेजिस्टेंस है। ये हाँ ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर का कंपोनेंट, थोड़ा ये सा कोइल्स हल्का है। सा। हाँ जी। कॉइल। कॉइल, कौन सी कॉइल है? फेरेट बिट कॉइल। ठीक है। देखो येलो वाले, ये ब्राउन कलर के जो लगे हुए ये आपके कैपेसिटर हैं। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हैं जिनमें ये ब्लैक कलर है और दोनों तरफ जो है सिल्वर कलर का, ये व्हाइट कलर का दिख रहा ना, ये रेजिस्टेंस है ये सारी। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर हैं, और ये फेरिट बिट कॉइल है। और ये जो स्टील बॉडी में ये दिखाई दे रहा है ये क्या है यहाँ पे? क्रिस्टल। इसको क्या बोलते क्रिस्टल। हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल। हाँ। ठीक है। और ये जो कॉइल्स हैं यहाँ पे ये सब कॉइल्स हैं, ये बस कॉइल। बक कॉइल है ना, ये बक कॉइल्स हैं ये सारी। ठीक है। और ये क्या लगा हुआ बताओ? एलडीओ। एलडीओ। हाँ इसमें एक डॉट है देखो यहाँ पे, इसमें नोच कट पॉइंट बना हुआ है। 4 पिन्स हैं इसमें, इसके बीच में भी एक पिन होती है जो इसको हटाने के बाद दिखाई देगी। 5 पिन होती हैं इसमें। ये एलडीओ कंपोनेंट है। क्या है ये? एलडीओ कंपोनेंट। ये भी एलडीओ कंपोनेंट है। ठीक है। ये वाले जो ये जीपीयू लाइन में लगे हुए होते हैं ये भी कैपेसिटर्स हैं। ये इनका थोड़ा सा डबल टाइप कैप अलग है। है। हाँ हाँ डबल कैपेसिटर है ये भी कैपेसिटर है। और जितनी भी ये टिप्स लग रही हैं ये, इनको टिप्स बोलते हैं। पत्ती पत्ती जो है ये ईयर वाले सेक्शन में ईयर टिप्स कहलाएंगी।
एंटीना में एंटीना टिप्स और वाईफाई ब्लूटूथ में वाईफाई बीटी टिप्स। ठीक है, जिस सेक्शन में होंगी उस सेक्शन का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वाली होंगी, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम पे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी ना। वॉल्यूम वाली होगी तो वॉल्यूम टिप्स कहलाएगी वो। ये देखो ये उतरा हुआ है यहाँ से एलडीओ, ये यहाँ पे एलडीओ कंपोनेंट था, ये 5 पिन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे डायोड, ये आपका डायोड है, ये प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें एक लाइन है यहाँ पे एक साइड में, इसकी शेप और साइज ये थोड़ी बड़ी हो छोटी हो, एक लाइन जो होती है यहाँ पे, एक या दो लाइन होगी किनारे पे, उससे हमें पहचान में आएगा कि ये डायोड वाला कंपोनेंट है। हमें मतलब ये अच्छे से जो है पहचान में भी आने चाहिए। ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। ठीक है, अब नेटवर्क सेक्शन में मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, इसको बताओ ये क्या चीज है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी को मालूम है ये? हेलो नहीं। अनीस, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो अनीश, ये बताओ ये क्या चीज है, ये बताओ ये क्या है? अनीस आपको साउंड आ रही है? हेलो, ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये कपलर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कपलर। और ये देख रहे हैं ना यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट है, इसमें ये 4 पिन है, 1 2 3 4 और एक इधर दिखाई दे रही है 5, ये 5 पिन। ये है आपका बैंड पास फिल्टर। क्या है ये? बैंड पास फिल्टर। ये भी कपलर है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको और कंपोनेंट्स। बोर्ड पे जो भी कुछ लगा हुआ ना वो हमारी पहचान में भी आना चाहिए। ठीक है, ये एंटीना कॉइल है, इसको क्या बोलेंगे हम? एंटीना कॉइल, जिसमें एंटीना की पिन जो है यहाँ पे इसके साथ वाली में जो है एंटीना अडेप्टर के साथ कनेक्टेड होती है। और ये एंटीना सॉकेट, एंटीना अडेप्टर या एंटीना सॉकेट, ये इसमें बीच में पिन है। ठीक है, और ये साइड में किनारी पे आके यहाँ पे आरएफ केबल हमारी लगती है। ठीक, एक ये क्या है? कपलर है। ठीक, अब ये छोटे वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये बैंड पास फिल्टर है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये डुप्लेक्सर है, इसको बोलते हैं हम डुप्लेक्सर। ठीक, ये कपलर है, वो इससे बड़ी वाली जो डिब्बी टाइप का दिख रहा था वो आपका डुप्लेक्सर है। ये यहाँ पे ये बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है। ये व्हाइट वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी की उसमें आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो, है ना। ठीक है, ये बैंड पास फिल्टर, ये छोटे वाला बैंड पास फिल्टर है, एक डुप्लेक्सर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कंपोनेंट्स। ये बताओ क्या है ये ये फेरेट बिट कॉइल्स हैं जो मैंने अभी बताई थी ना आपको। अभी मैं आपको एक एनटीसी भी दिखा देता हूँ, एनटीसी कहाँ पे होता है लगा हुआ, आपके इसके आसपास कहीं लगा हुआ होगा एनटीसी कंपोनेंट। देखो, एक ये कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखने में तो रेजिस्टेंस लग रही होगी आपको, ब्लैक कलर की तरह जो है रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है। ये रहा, देखो ये वाला, देखो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर लगी हुई है इसमें ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है। इसके किनारे हल्के से गोल है, हल्के से। ठीक है, दोनों साइड से। ये आपका एनटीसी कंपोनेंट है, एनटीसी रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली। ठीक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि इसकी वजह से दिक्कतें क्या आती हैं, और ये किस तरीके से किस मेथड पे मतलब काम करता है, क्या तरीका है इसका चलने का। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं ये भी बताएंगे आपको।
हेलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं। ठीक है। बट कुछ चीजें नहीं पता थी तो आज पता लग गई होंगी, या हो सकता है सारी बताऊं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी थी कंपोनेंट्स की। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस का रहेगा। ठीक है, यानी कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे। जरूरी है यहीं से स्टार्ट करना, नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा। रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो हमें देखने में अभी मैंने दिखाई थी, दोनों तरफ जो है ब्लैक था, और सॉरी बीच में ब्लैक था और दोनों साइड उसकी सिल्वर थी। तो उसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके का जिग जैग वाला ये बना हुआ होगा, जो स्कीमेटिक डायग्राम पे देखेंगे। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम? आर से डिनोट करते हैं। और ये टू टाइप्स की होंगी रेजिस्टेंस, जो होंगी हमारी टू टाइप्स की होंगी। टू टाइप की रेजिस्टेंस होंगी। एक तो होगी हमारी लो वैल्यू की, और एक होगी हमारी हाई वैल्यू की, जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होती है। हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक लो वैल्यू होगी और एक हाई वैल्यू होगी। तो इससे पहले इसको हम जान लेते हैं कि ये हर एक चीज की ना कुछ नापने के लिए जो है ना कुछ होता है। जैसे किलो में, ग्राम में कोई चीज हम खरीद रहे हैं, तोल रहे हैं, है ना, तो इसी तरह इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो नापते हैं हम, वो ओम में नापते हैं। किस में नापते हैं? ओम में। ओम का सिंबल ये है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ओम, किलो ओम और मेगा ओम में। ठीक है, ओम, किलो ओम और मेगा ओम में तीन तरह की इसकी वैल्यू होती है। और इसमें क्या होता है आपका 1 किलो ओम बराबर, तो वहां पे ओम इसलिए नहीं लिखा हुआ होता, 1 के ही लिखा होगा, क्योंकि वहाँ पीडीएफ में अगर हम उसको ओम वाले सिंबल को अगर हम लिखते हैं ना, तो वो लिखा नहीं जाता, वो अननोन करेक्टर दिखा के उसको हटा देता है वहां से। तो 1 के ही लिखा होगा। ठीक है, 1 के और ओम की जगह आर लिखा होगा। तो 1 के बराबर होता है 1,000 ओम के बराबर। ठीक है, 1,000 ओम बराबर 1 किलो ओम। ठीक है, तो और 1 मेगा ओम बराबर होता है हमारा 10 लाख ओम। तो ये 10 के आगे आपकी 6 जीरो लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई आपकी 6 जीरो, 10 लाख ओम। 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। और उससे छोटी होती है 1 किलो ओम, और उससे नीचे आपकी ओम होती है। तो अब इसमें दो जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, लो वैल्यू कैटेगरी और हाई वैल्यू कैटेगरी। तो लो वैल्यू कैटेगरी में कौन सी आती है? वो 0 ओम से लेकर के आपकी 200 ओम तक। 200 ओम तक जो जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी, वो सब लो वैल्यू वाली कैटेगरी में आएंगी। और इससे ऊपर जितनी भी होंगी आपकी, वो सभी हाई वैल्यू में कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो अब ये सर्किट में काम कैसे करती हैं, तो उसके लिए हमारा क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये कोई सर्किट है हमारा, इसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस अभी आप ये सोचो कि ये सीरीज में लगी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस इस सर्किट में यूज की है, और इधर 5 वोल्ट की लाइन है, ये 5 वोल्ट और 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक, इसमें 5 वोल्ट है और 3 एम्पियर है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से जब ये गुजरेगा, इधर की साइड हमें 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पूरे पूरे आ रहे हैं यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करी 5 वोल्ट 3 एम्पियर के साथ,
और 100 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो उससे जब ये वोल्टेज और करंट इससे होके इस साइड में मिली हमें, तो वो पूरी पूरी 5 वोल्ट और 3 एम्पियर मिली। तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट 3 एम्पियर थी और यहाँ पे भी 5 वोल्ट 3 एम्पियर थी। तो इसमें इधर से आने वाली वोल्टेज और करंट और इधर मिलने वाला हमें वोल्टेज और करंट दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है आपकी, ये जो 100 ओम की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपकी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो अगर ये सर्किट में खराब हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इसमें एक जंपर कर सकते हो, इसको बाईपास कर सकते हो, इसे उठा के यहाँ से ऐसे करके जोड़ सकते हो। अगर ये खराब हो गई तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ना तो वोल्टेज ड्रॉप हुई ना ही आपका करंट ड्रॉप हुआ। ठीक है। बाकी मैं अभी जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट ड्रॉप कब करेगी और वोल्टेज कब ड्रॉप करेगी वो मैं आगे बता दूंगा। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं। ठीक। अब इसी तरह से एक और सर्किट है, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है। और इसमें सपोज हमने 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई इस सर्किट में, और यहाँ पे फिर से वही 5 वोल्ट और 3 एम्पियर का करंट दिया इसमें, ये वोल्टेज इंजेक्ट करी तो हमें यहाँ पे मिला 3 वोल्ट और 2 एम्पियर। तो अब यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप हो गई और करंट भी ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस इसमें हाई वैल्यू की है, जो 200 ओम से ऊपर की है। अभी यहाँ पे 0 ओम होती, 10 ओम होती, 100 ओम, 200 ओम, तो भी जो है हमारी वोल्टेज और करंट सेम रहता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो किलो ओम में पहुंच गया, या 1 किलो ओम हो या आपकी 10 किलो ओम हो या कुछ भी हो, XYZ, तो आपकी क्या है, यहाँ से वोल्टेज जो और जो करंट आने वाला है, तो यहाँ मिलने वाला जो होगा ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी रेजिस्टेंस को क्या हम जंपर कर सकते हैं, बताओ। हेलो। इस रेजिस्टेंस को क्या हम जंपर कर सकते हैं, बताइए। नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो है, जहाँ रिक्वायरमेंट 3 वोल्ट और 2 एम्पियर की है, वहां पे सीधे सीधे 5 वोल्ट और 3 एम्पियर चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो सर्किट हमारा खराब हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब इसी सर्किट में सपोज हम एक और रेजिस्टेंस का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे लग जाती है 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस। 1 मेगा ओम, 1 M लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस। तो अब ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या हो गया आपका, जब यहाँ पे 5 वोल्ट, 1 मेगा ओम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट और वही 3 एम्पियर का करंट और 5 वोल्टेज यहाँ पे डाली, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 0.5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर से हाफ एम्पियर हो गए, और वोल्टेज भी 1 वोल्ट का आधा, 0.5 वोल्ट, है ना, यानी कि 500 मिली वोल्ट। इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, और ज्यादा करंट जो है आपका लो हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस, यानी कि आपको जो मैंने 3 तरह की ये कैटेगरी दिखाई है रेजिस्टेंस की, वो इसलिए दिखाई है कि 200 ओम से लेकर के ऊपर की जितनी भी रेजिस्टेंसेस होंगी, जो सर्किट में कई बार होता है ना कि कोई सीपीयू बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस निकल गई तो वहां जंपर लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जहां पे जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस है उसको उसी वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। और जब वो उसी वैल्यू से रिप्लेस होगी तभी जो है वो सर्किट हमारा काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, उसमें जंपर नहीं लगता, वो बाईपास नहीं होती, वो हम आगे बात करेंगे वो क्यों नहीं होता। ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया, ये 3 कैटेगरी देख के। हाँ जी। हेलो। हेलो। हम्म, कोई सो तो नहीं गया। हेलो। ओके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम।
तो ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल, जो मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस की इस तरीके से वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू को हम नापेंगे कहाँ पे, जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर में आपके ओम वाले मोड पे। अब तो डिजिटल मल्टीमीटर सभी के पास है। पुराने वाले जो मल्टीमीटर थे उनमें अलग अलग रेंज पे चेक करना होता था, तो उसमें अलग अलग रेंज होती थी। उसमें लिखा होता था 2000 ओम, 200 के। तो वो अलग अलग जो है ना, मैं उसकी जो रोटरी स्विच होता है उसको चेंज कर करके हमें चेक करना पड़ता था। लेकिन अब जो आ रहे हैं मल्टीमीटर, उसमें सिर्फ आप ओम मोड पे ले जाके उसको उस रेंज पे रखो और वो ऑटो कंसीडर कर लेता है कि कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस है। यानी कि बार बार हमें उसको बदलना नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सर्किट में लगे लगे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक जो पुल डाउन रेजिस्टेंस होती है वो सही से जो है वो बताती नहीं, वो बता दूंगा कैसे बताएगी वो। बाकी जो रेजिस्टेंस है वो सब बता देती हैं कितनी वैल्यू की है। तो दोनों दोनों प्रोब को प्रॉपर दोनों सिरों पे, ठीक है ना, मान लिया एक ये रेजिस्टेंस है हमारी, तो इसके दोनों सिरों पे उसको टच करके रखना है मल्टीमीटर की पिंस को, रेड और ब्लैक को दोनों पे। और उसे एकदम से हटाना नहीं है, 5 से 10 सेकंड मतलब लगा के उसको स्टेबल करके रखना है, तब वहां पे जो रीडिंग आती है तो वो रीडिंग बिल्कुल ओके प्रॉपर आएगी। चेक करके देखना आप। ठीक है, इस तरीके से ये चेक होंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया। अब आता है हमारा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है वो, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर सरका देते हैं, चलो। तो ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है हमारा और क्लोज सर्किट, ये समझना जरूरी है इसको भी। अब सपोज करो एक एक कोई लैपटॉप की अडॉप्टर है हमारे पास, यानी कि लैपटॉप का चार्जर। ठीक है, और उसमें लगी हुई है एक रेजिस्टेंस, और ये है हमारा एक एलईडी बल्ब। ठीक है, एलईडी बल्ब है। ये माइनस वाली वायर हो गई और ये होगी हमारी प्लस वाली, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगा दी है जिसकी वैल्यू है 100 किलो ओम। तो लैपटॉप की जो लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो होता है हमारा 19 वोल्ट का। ठीक है, अभी 19 वोल्ट की जो है इसमें वोल्टेज इंजेक्ट हो रही है, यानी कि एक बल्ब है एलईडी वाला, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। ठीक है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे ये सस्टेन कर पाएगा, यानी कि ये जलेगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 19 वोल्ट है, ये 19 वोल्ट से जो है यहाँ पे वोल्टेज दी जा रही है, और यहाँ 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, छोटा सा स्विच है। तो अभी स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक, ऑफ है, यानी कि अभी यहाँ पे एलईडी बल्ब तो जलेगा नहीं जब तक ऑफ है। तो यहाँ पे, यानी कि इस वाले सिरे पे यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी, यहाँ पे 19 वोल्ट। ठीक है, और स्विच के इधर वाले सिरे पे, यहाँ पे मुझे ये बताओ यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी। अभी स्विच ऑन नहीं हुआ है, स्विच ऑफ है। ठीक है, यहाँ बताओ कि यहाँ तो मैंने बता दिया आपको 19 वोल्ट है, और ये 19 वोल्ट ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस से होके यहाँ से निकली है। ठीक है, और यहाँ पे बताओ कितनी वोल्टेज होगी, 19 वोल्ट, और 5 एम्पियर भी है इसमें, 5 एम, 5 एम, यानी कि जो करंट है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, तो कोई बताएगा, जवाब देगा कोई मेरे को, इसमें दूसरी साइड कितनी वोल्टेज आएगी। हेलो, जो भी समझ में आए आपके, गलत सही जो भी जैसे भी समझ में आए मेरे को बताओ। 0 वोल्ट, सुमित भाई, ठीक है। और बताओ, विशाल का कोई जवाब नहीं आ रहा।
अनीश, हरीश भाई कितनी वोल्टेज आएगी? 0 वोल्ट है। 0 लिखा, क्या लिखा आपने? यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे, बोल के बता दो जितनी उसके उसको ऊपर। चाहिए, जितनी है, उसको चाहिए उतनी तो आएगी ना आगे वो। स्विच ऑन बिल्कुल। करने के बाद आगे भेजेगी ना, तब तक तो वहीं पे ही रहेगी वो। तब तक जहां तक वहां पे रहेगी तो वहां पे मल्टीमीटर से हम चेक तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे कितनी वोल्टेज दिखाएगा मल्टीमीटर। हम्म। देखो, होगा क्या, ये 19 वोल्ट है, इधर भी 19 वोल्ट आएगी और इधर भी 19 वोल्ट आएगी। ये बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। अभी आप सोच रहे होंगे यार एलईडी बल्ब जलवा रहे हैं आशु भाई, ऐसा नहीं है। ये आपके सर्किट जो है ना मोबाइल के पीसीबी पे काम आएगा। इधर 19 वोल्ट है, इधर भी 19 वोल्ट ही आएगी। अब आप इससे क्या समझोगे, मल्टीमीटर से आपने यहाँ चेक किया 19 वोल्ट, यहाँ भी 19 वोल्ट ही आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से, ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस खराब है, ये तो हुआ इसका मतलब। क्यों? पर ये खराब नहीं है, ये अपना काम कर रही है। ठीक, कैसे कर रही है? 19 वोल्ट 5 एम्पियर, तो एम्पियर जो है हमारे 5 एम्पियर, जैसे ही वो रेजिस्टेंस से होके गुजरेंगे तो उसमें अवरोध जो उत्पन्न होता है रेजिस्टेंस पे, वो तुरंत जो है, जो आपका करंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो करंट ड्रॉप होके कितना रह जाएगा यहाँ पे? 2 एम्पियर। ये ऑलरेडी हो चुका, लेकिन हम इस करंट को मल्टीमीटर पे चेक नहीं कर सकते। सिर्फ मल्टीमीटर हमारा क्या बताता है? 19 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज बताएगा वो वहां पे। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, वोल्टेज उतनी रहेगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि रेजिस्टेंस खराब है, रेजिस्टेंस ओके है। ये कब होगी? जैसी स्विच को हम ऑन करेंगे, ये स्विच जैसी हम ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन होते ही ये बल्ब का जो लोड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट होगा तब आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी। उसके बाद स्विच ऑन होने के बाद जैसे ही आप चेक करोगे, यानी कि इसकी जो वायर है, इस बल्ब की वायर है, वो रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे कनेक्ट हो जाएगी। जैसी कनेक्ट होगी तो लोड आपका शिफ्ट हो जाएगा। लोड जैसी शिफ्ट होगा, बल्ब आपका सस्टेन कर जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही आपकी वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि आप मल्टीमीटर से जब इधर चेक करोगे ना, जब लोड लगा हुआ होगा, क्या लगा होगा? लोड। जब लोड लगा हुआ होगा तब यहाँ पे वोल्टेज हमें कितनी दिखाई देगी? 5 वोल्ट। समझे? यानी कि अब क्या हुआ? सर्किट क्लोज। सर्किट क्या हो गया? क्लोज। तो जब सर्किट क्लोज होगा तब लोड जो है पड़ेगा, और लोड पड़ते ही आपकी वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? उसका रीजन ये है, कई बार क्या होता है, ये बोर्ड पे कोई आईसी लगी हुई है, ठीक है, सपोज ये कोई पावर आईसी है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 7.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। चार्जिंग एलडीओ की लाइन है ये। क्या है ये? चार्जिंग एलडीओ। अब इसका काम क्या है कि यहाँ पे, यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे जो वोल्टेज आती है, इधर से जो आने वाली वोल्टेज है वो वी बस है। ठीक है, वी बस की वोल्टेज होती है 5 वोल्ट फिक्स, जो चार्जर से आती है। इधर से 5 वोल्ट आई और ये 7.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस से गुजरी, और यहाँ जो पावर आईसी की जो अंदर पिन है, उस पिन से ये वाली लाइन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होके 2.8 वोल्ट हो जाती है। समझे? ये 2.8 वोल्ट हो गई। ठीक, लेकिन अगर सपोज किसी ने काम किया हुआ है यहाँ पे, ये पावर आईसी निकाल ली या पेस्टेड थी, कोई इसकी बॉल जो है यहाँ से कनेक्ट नहीं है यहाँ पे अंदर से, ठीक है, इसका सिरा जो पीसीबी के अंदर से लाइन जा रही है वो सिरा वहां पे कनेक्टेड नहीं है, यानी कि लोड जो है यहाँ पे कनेक्ट नहीं है पावर आईसी का। तो क्या होगा उस कंडीशन में? यहाँ पे 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 ही वोल्ट आएगी, आप अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे। या कई बार क्या होता है, हम डिसोल्डिंग वायर से क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंस सीपीयू के बराबर में, पावर आईसी के बराबर में लगी हुई होती हैं, और जैसे जैसे डिसोल्डिंग वायर जो है ना ऐसे टच होती हुई कंपोनेंट के बराबर से निकलती है, तो वो उसका सोल्डर सक कर लेती है। तो सोल्डर सक करने पे क्या होगा, एक साइड जो है वो हवा में रहेगी,
ऊपर से दिखेगी कि लगी हुई है, एक साइड तो कनेक्टेड है, दूसरी वाले के नीचे से सोल्डर निकल गया। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग। तो वो सोल्डर निकलने पे होगा क्या, आपकी जो रेजिस्टेंस या जो भी कंपोनेंट है उसमें से लोड हट गया। अब लोड हटने के बाद क्या है, जिस भी चीज की थी वो किसी चीज का इनेबल था, कैमरे का इनेबल था, ठीक है, या आपकी चार्जिंग की कोई सप्लाई की इंट लाइन थी, ठीक। तो उस टाइम क्या होगी, चार्जिंग की लाइन की डिटेक्शन बंद हो जाएगी। आप कहोगे यार मैंने सीक्यू रिकॉल करके डाला, लेकिन हुआ क्या, चार्जिंग बंद कर दी, अब तो फोन तो ऑन कर लिया। तो ये चीजें उस टाइम क्या होंगी, आप चेक भी करोगे, थोड़ी सी गहरी ट्रेसिंग करोगे, आपकी समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस जो है ये खराब हो सकती है। तो आप चेक करोगे तो वहां पे 5 वोल्ट और दूसरी तरफ भी 5 वोल्ट, तो आप कहोगे खराब है। लेकिन अगर आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का ज्ञान होगा तो आप क्या करोगे, उसे सही से सोल्ड करोगे या उसकी कनेक्टिविटी उस बॉल तक वहां तक लेके जाओगे। समझ गए ना। जैसे ही ये वहां तक पहुंचेगी, तुरंत जो है वो लोड जो है पड़ते ही तुरंत वोल्टेज ड्रॉप करेगा और आपका मल्टीमीटर प्रॉपर वहां पे वोल्टेज दिखाएगा, और वो चीज जो भी फंक्शन था आपका वो चल पड़ेगा। समझ आया आप लोगों को। हेलो, हेलो। हम्म। हरीश भाई समझ में आया। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, तो इस वजह से हमें ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये तो मैंने एक आपको लैपटॉप के चार्जर का एक एग्जांपल दे दिया छोटा सा, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब रेजिस्टेंस का और क्या यूज है, रेजिस्टेंस का यूज और क्या क्या कर सकते हैं हम, और किस तरीके से देखते हैं हम रेजिस्टेंस को वहां पे। तो और हम वोल्टेज को ड्रॉप कराने में भी यूज कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कराने में या वोल्टेज को डिवाइड करने में, डिवाइडर। भाई थोड़ा सा ना ऊपर नीचे को लिखा जाता है मेरे से, क्योंकि वो पेन टैब रखी हुई है, पेन टैब पे थोड़ा सा हाथ ऐसे ही चलता है। कुछ समझ ना आए तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या करता है, तो इसमें हमारी दो रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है, और दोनों सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। दो रेजिस्टेंस के सिरे ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, या आप इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ आपको। एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरी रेजिस्टेंस, ये दोनों जुड़ी हुई है। इसको मैंने उठा के ऐसे इधर को कर दिया, ठीक। दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसका एक सिरा ये हो गया ग्राउंड, ये ग्राउंड का सिंबल है। ये तीन लाइन ऐसे होंगी तो इसको हम ग्राउंड बोलते हैं, जीएनडी, पता ही होगा सबको, ठीक है। अब इधर से यहाँ पे वोल्टेज इनपुट आती है, यानी कि वी इन, वी इन, और ये जो दोनों सिरे मिले हैं, यहां से क्या होगी, वोल्टेज आउट, वी आउट, वोल्टेज आउट, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया ग्राउंड, तो ये वी इन है, ये वी आउट है, और ये आपका ग्राउंड है। तो अब अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट हमने दी, यहाँ पे 5 वोल्ट, ठीक है, या सपोज करो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट इधर से हमने इंजेक्ट करी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम, और ये भी है हमारी 10 किलो ओम। अब देखो जो ग्राउंड से लगी हुई रेजिस्टेंस है, इसका नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या बोल रहा था मैंने आपको, आर से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो गई, आर जी। और ये वाली जो वी इन वाली लाइन में लगी हुई है, तो ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी, आर वी, आर वोल्ट और आर ग्राउंड, ठीक है। तो आर वी की वैल्यू 10 किलो ओम है और आर जी की वैल्यू 10 किलो ओम है, तो दोनों की 10 किलो ओम है, और मिलने वाली वोल्टेज क्या है, इनपुट उसमें 10 वोल्ट। तो जब दोनों आरजी और आरवी की वैल्यू दोनों सेम होगी, तो वोल्टेज आउट होके यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी, जब मल्टीमीटर चेक करेंगे, 5 वोल्ट, यानी कि वो जस्ट हाफ हो जाएगी, है ना। आरजी अगर, आरजी और आरवी की वैल्यू अगर सेम होगी तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होगा, आने वाली वोल्टेज वो जस्ट
हाफ हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे, अब ये 100 किलो ओम है और ये भी 100 किलो ओम थी, और इसको हम हटा के यहाँ पे 10 किलो ओम थी, 100 किलो ओम कर देते हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 किलो ओम कर देते हैं, तो कितनी वोल्टेज आएगी यहाँ पे? बोलो कोई, माइक से बोल दो, मुझे उधर को जाना पड़ेगा फिर से देखने। अब कितनी वोल्टेज मिलेगी? 10 वोल्ट आ रही है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे कितनी आएगी? 5 वोल्ट ही आएगी। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें 1 मेगा ओम की, और ये वाली भी 1 मेगा ओम की हो, फिर कितनी वोल्टेज आएगी बताओ? हेलो। अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारी 1 मेगा ओम की हो जाए, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में कितनी आएगी वोल्टेज? 5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फर्क नहीं पड़ता उसका कि वो कितनी वैल्यू की है, बस फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आने वाली वोल्टेज, जो इनपुट मिलने वाली वोल्टेज है, उससे आउट होने वाली मिलने वाली वोल्टेज की हाफ हो जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ 5 वोल्ट है इनपुट में, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 2.5 वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगी, ये जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का रूल है। लेकिन ये तो हमने सीधा सीधा जान लिया कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम लगी हुई है, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए, एक अलग हो जाए और दूसरी अलग हो जाए, फिर क्या करेंगे हम, है ना? तो यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 100 किलो ओम, और इसकी कर देते हैं हम 10 किलो ओम। तो अब यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, इसमें एक फार्मूला है, वी आउट इज इक्वल टू Here's some info about formula. वी इन इंटू वी इन इंटू आर जी अपॉन आर जी प्लस आर वी। ठीक है ना? तो वी इन कितनी है हमारी यहाँ पे? 5 वोल्ट। ठीक है। 5 वोल्ट इंटू आर जी की वैल्यू कितनी है? 10 किलो ओम। और आर जी और आर वी को हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 110 हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 110। तो कितनी आएगी यहाँ पे वोल्टेज बताओ? यहाँ आएगी 0.4 वोल्टेज, है ना? 0.4 वोल्टेज। ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस ऊपर लगा देते हैं 10 किलो ओम की, और नीचे लगा देते हैं 100 किलो ओम की, तब कितनी आएगी यहाँ पे? अब ये आर जी की वैल्यू कितनी होगी? 100, और वी इन इंटू, तो यहाँ पे 5 इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पे। और आर जी प्लस आर बी तो वही रहेगी 110। यहाँ कितना आया? 500। और यहाँ कितना आया? 110। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5.5 4.5, 4. 4.5 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा? 4.5 वोल्ट। ठीक है। तो इस फार्मूले से जो है हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमारा प्ले स्टोर पे और एप्पल के उस पे भी, ऐप स्टोर पे भी दिया हुआ है। वहां पे भी आपको पता लग जाएगा कि अगर हम दो रेजिस्टेंस, यानी कि आप वहां पे आरवी की वैल्यू, आरवी को डिनोट करते हैं R1 से। ठीक है ना? ये आरवी की जगह R1 लिखा होगा उसमें फार्मूले में, और यहाँ पे आरजी की जगह R2 लिखा होगा, तो वही बात होगी। ठीक है। तो हमें किसी एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो उससे निकल के आ जाएगी कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है, तो हमें इतनी वोल्टेज प्राप्त होगी। तो R1 की, R2 की, किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब ये कहाँ पे काम आएगा? ये हमारा VCDT सर्किट में लगा हुआ होता है, बहुत ही कॉमन सर्किट होता है, वोल्टेज ऑफ चार्जिंग डिटेक्शन के नाम से।
मीडियाटेक में अक्सर मिलेगा, और बहुत सारी कुछ मैंने क्वालकॉम के 5G हैंडसेट भी देखे जिनमें डिवाइडर सर्किट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज होगी तभी। अब इसमें क्या है, अगर किसी का ग्राउंड कट गया तब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस तो ओपन हो गई, ये काम करना बंद कर देगा डिवाइडर सर्किट। अब आपको इसका पहले से पता होगा कि एक रेजिस्टेंस होती है, एक ग्राउंड है, और दूसरी उसके सीरीज में जुड़ी हुई होती है, तो आप उसको अच्छे से रिपेयर कर लोगे। अब जो VCDT की लाइन होती है हमारी, उसमें क्या होता है, वो तो कॉमन सर्किट है, पुराने फोन से लेके और अभी तक के लेटेस्ट 5G फोन में भी आ रहा है वो। उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ और साथ ही वो भी दिखा देता हूँ। इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं, यही आ जाएगा ये भी। देखो देखो जो सर्किट वगैरह में आपके साथ मैं बताऊंगा आपको, एक एक वोल्टेज के बारे में भी बताऊंगा कैसे होता है, कैसे हम उसको ट्रेस करेंगे। देखो ये वी बस आई यहाँ पे 5 वोल्ट, और यहाँ पे वी इन में क्या लगी हुई, यहाँ पे 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस है इस तरीके से जिगजैग वाला सिंबल, और ये जो R2222 लिखा हुआ है ना, ये R2222 इसका एड्रेस है, मतलब पार्ट कोड है, जिससे हम उसको लेआउट पे ढूंढ सकते हैं, या लेआउट से कॉपी करके उसको यहाँ पे पेस्ट करके स्कीमेटिक डायग्राम पे ढूंढ सकते हैं। तो R का मतलब ये रेजिस्टेंस है, R से डिनोट करते हैं इसको, और 330 किलो ओम बताया था ना, ओम नहीं लिखा होगा, सिर्फ के लिखा होगा यहाँ पे। और नीचे कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ ग्राउंड से, 39 किलो ओम, तो ये RG है, और ये ऊपर RB है, और ये 1% चाइनीज में क्या लिखा हुआ, 1% का टॉलरेंस है, यानी कि 1% ऊपर नीचे इनकी वैल्यू दाएं बाएं हो जाती है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, सर्किट में वो प्रॉपर काम करेगी। लेकिन उससे ज्यादा होगी तो वहां पे वोल्टेज का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा जो वहां पे उसको चाहिए। तो इन दोनों के जो है, यहाँ से जो वोल्टेज आउट हो रही है, तो VCDT नाम से यहाँ पे मिल रही है इसको, वोल्टेज ऑफ चार्जिंग डिटेक्शन T11 पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी T11 पे पिन पे, ठीक है ना, वो आएगी आपकी 0.5 वोल्टेज। तो 0.5 वोल्टेज कैसे बनी वो हम इसको अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये 330 किलो ओम है, और ये 39 किलो ओम है, और वी बस यहाँ पे, वी बस का मतलब मैंने अभी बताया था 5 वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये 330 किलो ओम है, 330 किलो ओम, और ये है हमारी 39 किलो ओम। ठीक है, तो V इन इंटू RG, यानी कि 5 इंटू 39, और नीचे यहाँ पे कितना हो गया, 369 हो गया ना, हाँ 369 हो गया, 330 और 39। ठीक, और ये हो गया 195, और नीचे 369, 369 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आएगा हमारा 0.5 वोल्ट। डिवाइड करके देख लो एक बार आप। ठीक है, 0.5 चेक कर लिया आपने। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज कितनी मिलेगी देखने को, 0.5 वोल्टेज। ये डिवाइडर सर्किट इस तरीके से यूज होते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के नाम से है वो, आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करके सर्च करोगे, उसी से मिल जाएगी आपको। देखो टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, इसको आज मुझे थोड़ा सा शुरुआत में ये भी देखना था कि किस तरीके से जो है ना सब लोग बैठ के इसको करेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को हम 2 से 3 दिन में ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा टॉपिक बनता है, पर इसको हम एक दिन में 2 से 3 जो है टॉपिक ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी अभी पूरी नहीं हुई है, रेजिस्टेंस में अभी काफ़ी कुछ है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एनटीसी कंपोनेंट्स, ठीक है, एलडीओ, लो ड्रॉप आउट, फिर उसके बाद हमारी आई टू सी लाइन, एसपीआई, ठीक, आईसी पिन काउंटिंग, बोर्ड के लेआउट्स, ये सभी कुछ जो है इसमें आएगा आपका। तो आज हम यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, और संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, ठीक है। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? जब भी क्लास खत्म हुआ करेगी मैं 10 मिनट का टाइम जो है ना डिस्कशन के लिए भी देता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो, क्या कह रहे हो नीश भाई? जी बोलिए नीश भाई, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, फिर ये रिकॉर्डिंग आपकी 12 बजे के बाद जो है आपके उस पर आ जाएगी, आपको मैंने बता भी दिया कहाँ पे उसको चेक करनी है। जी बोलिए। कंपोनेंट्स की अलग से वीडियो बनाकर सेंड कर दो, फ्री टाइम में देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो क्लास में पता कर लेंगे। कंपोनेंट्स की मतलब सुमित भाई कैसे आइडेंटिफाई की? अच्छा, उसकी आइडेंटिटी, किस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं ना आप? कोई बात नहीं, मैं अलग से एक वीडियो जो है ना जिसमें सारे कंपोनेंट्स दिखा के कि ये इसको क्या बोलते हैं, बाकी डिटेल में तो यहीं पे रहेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये भी, और वर्क भी, वर्क तो देखो जो है आपका यहाँ पे थ्योरी में ही समझ में आएगा। ये थोड़ी सी आपको लेंथी सी लगेगी क्लास, लेकिन ये है कि ये आपको करनी पड़ेगी। इसी के आधार पे हम आगे चलेंगे, तो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस तभी स्ट्रांग होगा जब आप पूरी पूरी क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। 2-4 दिन हो सकता है थोड़ी सी बोरियत लगे आप लोगों को सबको, लेकिन हाँ ये वाला पड़ाव पार करना ही पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है, फिर सभी को गुड नाइट, फिर मंडे मिलते हैं हम, है ना? ओके। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश भाई आप। ठीक है, गुड नाइट।